हेलो फ्रेंड्स, मैं HR विश्वकर्मा और आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। और आप बने रहेंगे अंत तक वीडियो में HR एकेडमी के संग। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने ओशिनिया देखा और ओशिनिया में क्या देखा कि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ और 4 ऐसे देश हैं, द्वीप हैं, जिसको जोड़कर ओशिनिया नाम दिया गया। क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद मेलानोसिया या मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये सब आइलैंड के ग्रुप हैं। ये सबको ओशिनिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब स्पेशली हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से वो सारी बातें जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि वीडियो बनाना हम बंद करने वाले हैं। इसके लिए शायद खेद हो, इसके लिए आगे हम सेवा नहीं दे पाएंगे। फिर भी देते हैं, देखते हैं। और हमने तो अपना प्लान बता दिया था। मैं चाहता हूं कि जो मैं वीडियो बनाकर डालता हूं यूट्यूब में, डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाने के बाद मैं डायरेक्ट दूं, ताकि डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन क्वेरी करने का काम कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं आसपास के द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है। ये तो मैंने बता दिया। और आसपास के द्वीपों में 3 कौन कौन से आते हैं वो हमने बता दिए। आप उसका आंसर दीजिए कमेंट में। ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 15 मिनट दक्षिण से 54 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश तक है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है ना, इसलिए मैं दक्षिणी की ही बात करूँगा। जैसे हम अपने भारत की बात की थी तो वहाँ पर हमने कहा था क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए दक्षिण की बात करेंगे। जबकि देशांतरीय विस्तार तो अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसका देशांतरीय विस्तार 112 डिग्री 2 मिनट से 109 डिग्री 12 मिनट, तो याद भी रखना आसान है, उलट दिए नहीं, पूर्वी देशांतर तक फैला है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये चारों ओर जल से घिरी है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के नज़र से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 6ठा बड़ा देश है। मतलब विश्व का 6ठा बड़ा देश कौन सा हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल के आधार पर। इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक नामक एक अंग्रेज नाविक ने की थी। याद रखेंगे। तो इसकी खोज किसने की? जेम्स कुक ने 1770 में की। यह सिडनी पोत्राशय के निकट उतरा था। मतलब अगर आप देखिए, सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा पिक्चर है, उस पर आप नज़र डालिए, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ किस मतलब किसका लोकेशन कहाँ है, ताकि आपको पढ़ना भी आसान रहे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का जो पिक्चर देखोगे, मैप देखोगे, तो यहाँ पर दिख रहा है नीचे वाले इलाकों में, जैसे क्वींसलैंड दिख रहा है। और क्वींसलैंड याद भी रखना आसान है, क्यों? क्योंकि क्वींस मतलब रानी, और इसके जस्ट ऊपर वाला देखोगे मुकुट जैसा खड़ा है, इसका मतलब पूरा इलाका किसकी है? रानी की है, बोले तो क्वींसलैंड। उसके नीचे आओगे तो देखोगे न्यू साउथ वेल्स, उसी में सिडनी है, कैनबरा है, और उसके बाद कि उसके नीचे आओगे विक्टोरिया दिखा। फिर देखिएगा आप एक उसके नीचे मेलबर्न लिखा है, नीचे आइलैंड की तरह है होबार्ट तस्मानिया लिखा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पार्ट है तो उत्तरी क्षेत्र, नीचे है तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम में है तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पर पर्थ दिखता है। तो अभी हमने कहा क्या कि ये जो सिडनी पोत्राशय के निकट उतरा था, तो सिडनी आपने देख लिया होगा कहाँ है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता, जिस प्रकार से ठीक
अब हमारे भारत के बीचों बीच कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पश्चिमी पठार के रूप में पहचाना जाता है। तो 2/3 भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी पठार, जिस पर वर्षा के अभाव में मरुस्थल का विकास हुआ। हाँ, मतलब वो 2/3 पार्ट में पूरा मरुस्थल है, 1/3 ही ऐसा है जो मरुस्थल वाला क्षेत्र देखने को नहीं मिलते। यह पठार अनेक खनिजों से भरा है, जिसमें लोहयस्क, सोना महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग में उच्च भूमि मिलती है, इसके पूर्वी भाग में उच्च भूमि मिलती है जो पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत है, फैला हुआ है। यह उत्तर में कप यार्क से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। मतलब ये पूरा इलाका इसका बता दिया गया। क्या बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया उत्तर में कहाँ से? तो कप यार्क से। कहाँ से? कप यार्क से, और दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक देखने को मिलता है, जो कि मैप में हमने बताने का काम किया। ऊंची पठारों की यह पट्टी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। ठीक है, तो ऊंचे पठारों की पट्टी को क्या नाम दिया गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना गया, जो कि आप देखोगे क्वींसलैंड से लेकर ब्रिस्बेन, बोले तो क्वींसलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स तक के इलाके तक फैला हुआ है। अच्छा, किसकी बात की हमने? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी भी इसी को कहते हैं। उत्तर में ये चौड़े वो कम ऊंची होती है। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करोगे तो पूर्व में चौड़ा है, यही ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है जो 2 इलाकों को कवर कर रही है, एक क्वींसलैंड और दूसरा न्यू साउथ वेल्स को। लेकिन पश्चिमी में आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कम ऊंची है। ठीक है, उत्तर में ये कम है और किंतु दक्षिण में ये संकरी और ऊंची होती जाती है। तो ये बात किसकी की जा रही है? ग्रेट डिवाइडिंग की। जैसे आप देखोगे, आप अपने भारत में हिमालय पढ़ते हो, देखते हो ना कि हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा किधर है? पश्चिम में कि पूरब में? लेकिन जैसे जैसे पूरब में जाती है तो उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करेंगे तो उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है और ऊंचाई भी कम है, लेकिन दक्षिण में ये सक्रिय तो होती जाती है लेकिन इसकी ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। अब आप देखोगे कोसियुस्को, क्या नाम सुना आपने? कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कोसियुस्को, और इसका हाइट कितना है? 2230। कितना है जी? 2230। नेक्स्ट, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, मतलब ग्रेट डिवाइडिंग में। तो ग्रेट डिवाइडिंग की सबसे ऊंची शिखर कोसियुस्को। सर्दियों में यह हिमाच्छिद्र रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप ज्वालामुखियों की श्रृंखला कोसग्रो हॉटस्पॉट की खोज की गई है। किसका नाम रखा गया? कोसग्रो हॉटस्पॉट। क्या नाम दिया गया? कोसग्रो हॉटस्पॉट। तो कोसग्रो बार बार मैं क्या कह रहा हूँ? ये ज्वालामुखी की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी की श्रृंखला को क्या कहते हैं? कोसग्रो हॉटस्पॉट। पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य ऑस्ट्रेलिया की निम्न भूमि है। पूर्वी या पश्चिमी में देखते हैं तो इसके मध्य में क्या देखने को मिलते? निम्न भूमि है, जिसे मध्यवर्ती निम्न भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं?
मध्यवर्ती निम्न भूमि के नाम से जानी जाती है। यह मैदान उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर, कहाँ से? कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण तट तक विस्तृत है। किस मैदान की हमने बात की? मध्यवर्ती निम्न भूमि की बात जो की। कभी यह समुद्र के गर्भ में तथा कुछ भाग अब भी समुद्र तल से नीचे ही है। कभी कभी ज़्यादा चले जाते हैं समुद्र के गर्भ में, और कुछ तो हमेशा डूबे ही रहते हैं। जैसे आयर झील के निकट की भूमि समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। तो याद रखें, किस झील की हमने बात की? आयर झील। किस की बात की हमने? आयर झील। तो आयर झील के निकट की भूमि कितनी है? समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। दक्षिणी आयर का है। यह झील अंतःप्रवाही है। दक्षिण की ओर मर्रे और डार्लिंग दो महत्वपूर्ण नदियां पाई जाती है। मर्रे और डार्लिंग, याद रखेंगे। दक्षिण की ओर मर्रे और डार्लिंग, और देखेंगे अंडरलाइन किया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मर्रे डार्लिंग। दो महत्वपूर्ण नदी मर्रे डार्लिंग, और ऑस्ट्रेलिया किस पार्ट में देखने को मिलती है? दक्षिण पार्ट में देखने को मिलती है। इसका मतलब दक्षिण पार्ट में अगर देखोगे तो मर्रे की अगर बात करेंगे तो क्या वो न्यू साउथ वेल्स में दिखेगा या नहीं? और डार्लिंग की अगर बात करें तो ये अप्रोक्सली न्यू साउथ वेल्स और मीन्स क्वींसलैंड के इलाके में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना, उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। इसका मतलब प्रमुख घाटी क्षेत्र हो गया मर्रे डार्लिंग, इसके आसपास की जो उपजाऊ भूमि दिखती है उसको कहते हैं रेवेरिना। क्या कहते हैं? रेवेरिना। याद रखेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे स्वतः बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्स्रुत कूप बोले तो आर्टेसियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। क्या है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। तो देखिए होता क्या है, वर्षा की कमी है, कुआं खोद दिया गया है और ये आइलैंड तो है ही, तो वो क्या होता है कि खारे पानी से तो अच्छा है उसको पीने के लिए मीठा पानी देखने को मिले, तो वो पीने की चाह में इस तरह के कुएं खोद के रखने का काम करते हैं, जिससे बार बार क्या होता है, बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है, और इसको कहते हैं आर्टेसियन वेल्स, उत्स्रुत कूप। तो याद रखोगे, उत्स्रुत कूप कहाँ देखने को मिले? ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे जैसे कुएं खोदे गए हैं उसे कहे जाते हैं। याद रखेंगे। और ये किस बेसिन के पास दिखते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन के पास देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य, क्वींसलैंड तो हमने बताया, ठीक है, क्वींसलैंड राज्य ऑस्ट्रेलिया तो राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक परवाल भित्ति है। तो क्वींसलैंड राज्य आपको दिख रहा है, क्वींसलैंड राज्य, इसके उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र में क्या देखने को मिलता है? एक परवाल भित्ति देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो आप देखोगे इस वाले इलाके के पास क्या देखने को मिलते? ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है, उसी के तट के पास का इलाका है, तो उसको क्या कहा गया? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना गया, जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो याद रखिए कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी देखने को मिली? 1900 किलोमीटर, और या उससे भी अधिक है।
इस प्रवाल भित्ति बोले तो कोरल रीफ का निर्माण, अब प्रवाल भित्ति की बात करोगे क्या है, तो ये निक्की मैम जो स्पेशलिस्ट जीएस टीचर है उनके क्लास में आप देख लोगे, बहुत अच्छे से वो डील करने का काम की हुई है। और आप देखोगे कि प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ। लो समझ लो, ऐसे तो हमने ये बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा प्रवाल भित्ति है क्या, क्या है, क्या है। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण, प्रवाल है क्या, छोटे छोटे जीव है, उसके अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। इस विशाल प्रवाल भित्ति से पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जहाज़ों को हमेशा खतरा बना रहता। आप देखोगे प्रवाल भित्ति की बात करोगे तो हमारे भारत में लक्षद्वीप के पास देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके सवाल है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे हुआ, तो याद रख सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ। ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीपीय ज्वालामुखियों की श्रृंखला कोसग्रो व हॉट स्पॉट की खोज की गई है। ऑस्ट्रेलिया का आधा उत्तरी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है और आधा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में। उष्णकटिबंध में पूर्व की ओर से और शीतोष्ण कटिबंध में पश्चिम की ओर से हवाएं चला करती है। तो याद रखिए इस बात को। अभी हमने क्या बताया कि आधा पार्ट गर्म वाला क्षेत्र है उष्ण और आधा पार्ट शीतोष्ण वाले क्षेत्र है। तो आधा पार्ट जो उष्ण कटिबंध का है उसमें किधर से हवा आती है, पूर्व से, और शीतोष्ण किधर से आती है, पश्चिम से। तो याद रखें पूर्वैया हवा उष्ण में और शीतोष्ण में पछुआ हवाएं देखने को मिलती है। पूर्वी उच्च भूमि समुद्र से आने वाली हवाओं को रोककर वहीं वर्षा कर देती है। तो जाहिर सी बात है उष्ण का इलाका में वहाँ पर जो पूर्व से आ रही है तो उसको रोक दिया गया और वहीं वर्षा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी वाला रेंज भी है, तो उसके टकराव से वहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। कहा जा रहा है जिससे पश्चिम का विस्तृत भूभाग शुष्क रह जाता है, अतः वहाँ उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी तट पर मानसूनी जलवायु मिलती है। उत्तरी तट पर तो मानसूनी जलवायु कहाँ मिली? उत्तरी तट पर देखने को मिलती है, जिसमें मानसूनी पवनों से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली विली। आप देखोगे हमारे भारत में भी हर साल अक्टूबर नवंबर के समय चक्रवात आते हैं और अलग अलग साल में अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखोगे विली विली। तो ये विली विली कहा कि चक्रवात साइक्लोन है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है। तो उत्तरी तट की जलवायु कैसी? मानसूनी। उत्तरी तट की कैसी? मानसूनी। और दक्षिणी तट की कैसी? भूमध्य सागरीय जलवायु। याद रखने का काम करें। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल सर्दियों में वर्षा होती है। तो उत्तरी क्षेत्र में वर्षा कब हुई? ग्रीष्मकालीन। कैसी मानसून है? कैसी जलवायु है? मानसूनी। दक्षिण में कैसी जलवायु है? भूमध्य सागरीय। वर्षा कब होती है? सर्दियों में, शीत में। तस्मानिया द्वीप की जलवायु पर क्या बोला मैंने? तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का ठीक नीचे देखोगे तस्मानिया आइलैंड दिखेगा। द्वीप की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पूरे वर्ष भर रहता है। याद रखेंगे। अतः यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है। तो देखा आपने ऑस्ट्रेलिया के किस आइलैंड में वर्षा वर्ष भर होती है? तो तस्मानिया। क्यों? क्योंकि समुद्र का प्रभाव पूरे वर्ष भर देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। जाहिर सी बात है भैया, चारों तरफ जल से घिरा है, लेकिन वैसा जल जो पीने योग्य है नहीं, तो प्यासी देश की भूमि होगी ही। क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि रीजन भी है, एक तो खारा पानी, ऊपर से वर्षा भी कब होती है। ऑस्ट्रिया के केवल 4% भूमि में खेती होती है।
यहाँ की वनस्पति मुख्यतः वर्षा की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। वो तो सब जगह है, जिस तरह से वर्षा होगी उस तरह से वनस्पति वहाँ देखने को मिलेंगी। पूर्वी तटीय क्षेत्र में जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ वन पाए जाते हैं। तो पूर्वी तो मेनली तो पूर्वी में वर्षा हुई, आपने देखा है। शुष्क भीतरी भागों में घास और झाड़ियाँ ही उगती है। उष्ण तटीय वनों में तार, बांस, तो उष्ण तटीय वन आपने देखा कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर में। और आप देखो वहाँ पर तार, बांस, बर्च, देवदार वृक्ष बहुत आयत में मिलते हैं। लेकिन शीतोष्ण वन के देखो, शीतोष्ण का नीचे वाले इलाकों में अभी आपने देखा जहाँ वर्षा कब होती है? ये शीत में होती है, सर्दियों में होती है। तो वहाँ के मुख्य वृक्ष क्या होते हैं? यूकेलिप्टस। और पूरे ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख वनस्पति भी है यूकेलिप्टस। शुष्क भागों में उगने वाली घास दो प्रकार के, कितने प्रकार के? एक उष्ण कटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। ये क्रमशः सवाना और डाउन्स कहलाती है। तो उष्ण कटिबंधीय वाली घास सवाना, तो याद रखो कि सवाना गर्म वाले इलाकों में होती है और डाउन्स शीतोष्ण में देखने को मिलती है, याद रखेंगे। सवाना में साल्ट ब्रूस और मुल्गा झाड़ियाँ उगा करती है। तो सवाना, तो साल्ट ब्रूस और मुल्गा क्या है? झाड़ियाँ है। ये किस घास में देखने को मिलेंगे? सवाना। किस में मिलेंगे? सवाना। डाउन्स में जहाँ तहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ उगाते हैं तथा यह ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि किस घास के मैदान को कहा गया? डाउन्स। यूकेलिप्टस किस घास के मैदान में देखने को मिलती है? तो डाउन्स। तो डाउन्स में याद रखोगे। कंगारू और वेल्लाबी धानी वर्ग बोले तो मार्सिप्यूल्स के प्रमुख जानवर हैं। इन जंतुओं के पेट के पास खाल की थैली जैसी बनी रहती है, जिसमें ये अपने बच्चों को आसानी से उठाए घूमते हैं। और आप तो जानते ही हो कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन? कंगारू। वनस्पति कौन? यूकेलिप्टस। कोआला धानी वर्ग का दूसरा जानवर है। प्लेटिपस यहाँ का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता भी है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे भी देता है। तो किसकी बात की हमने? प्लेटिपस। तो बताओ कौन ऐसा ऑस्ट्रेलिया का जानवर है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, अंडे देता है, पानी में तैरता भी है? तो प्लेटिपस। इस प्रकार यह पशु और पक्षी दोनों श्रेणियों में आता है। तो पशु और पक्षी दोनों श्रेणी में आने वाला पशु कौन? पक्षी कौन? प्लेटिपस। एमू यहाँ का विचित्र पक्षी है जिसकी टांगें लंबी लंबी होती है, लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि ये पंखहीन होते हैं। पंखहीन होने के कारण यह उड़ नहीं सकता, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह खूब तेज दौड़ता है। कोकाबरा और लायर बर्ड भी यहाँ के अनोखे पंछी हैं। जहाँ पहला विचित्र हंसी वाला है, वहीं दूसरा नकलची है। तो कोकाबरा वो कैसा है? हंसी वाला। और लायर बर्ड वो है नकलची, पूरा नकल करेगा। कोकाबर्रा को लाफिंग जेकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग जेकास भी कहते हैं। डिंगो जंगली प्रजाति का कुत्ता। तो डिंगो क्या है? कुत्ता है, वो भी क्या पालने वाला नहीं, जंगली कुत्ता। यह कृषकों की फसलों को हानि पहुंचाने वाले जानवरों का शिकार करता है। याद रखने का काम करेंगे। ककाडू नेशनल पार्क, उलुरू आयर रॉक, गोल्ड कोस्ट, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये देखने को ऑस्ट्रेलिया एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि के प्रमुख क्षेत्र 2 हैं। एक क्या है? मरले डार्लिंग का मैदान पूरा ले लिया गया है। और दक्षिण व पूर्व के तटीय प्रदेश। गेहूँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल कौन?
गेहूँ। जिसके सर्वाधिक उत्पादक राज्य न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स तो जान रहे हैं, हमने दिखाया भी है ना, न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो न्यू साउथ वेल्स और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया गेहूं के उत्पाद क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात किया जाता है। गन्ना, तंबाकू, कपास मुख्यतः क्वींसलैंड में पैदा किए जाते हैं, मतलब रानी वाला जगह में। तो रानी वाला जगह में क्या क्या दिखा? गन्ना, तंबाकू, कपास। यहाँ फलों का भी उत्पादन बहुत होता है क्वींसलैंड में, क्योंकि रानी को पसंद है फल। तो फल में क्या क्या पसंद है? अनानास, केला, पपीता, और ये उष्ण क्षेत्र वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। अंगूर, सेब, संतरा, और ये शीतोष्ण वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। याद रखने का काम करेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अंगूर, सेब, संतरा किस क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, उष्ण या शीतोष्ण? शीतोष्ण देखने में मिलेंगे। विश्व की 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, पूरे विश्व की, जो विश्व में सर्वाधिक है। मरे डार्लिंग का क्षेत्र भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ मेरिनो किस्म की भेड़ें पाली जाती हैं, जो अच्छी नस्ल की होती है, और इन भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन मिलती है। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स भेड़ पालन के लिए प्रमुख राज्य हैं। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। याद रखोगे, हमने बहुत सारा ऐसा कुछ बताया है, वो सबको याद रखेंगे बार बार सुन सुन के। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा गया? जेकारू। तो जेकारू है क्या? मजदूर हैं, वैसे मजदूर जो भेड़ पालन का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 1/3 ऊन उत्पन्न करता है। क्वींसलैंड मांस का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक राज्य है। क्वींसलैंड तो रानी को मटन भी पसंद है। ऑस्ट्रेलिया दुग्ध पदार्थों का भी निर्यात करता है। खनिज संसाधनों में धनी है भैया। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें देखने को मिलती है। तो कहाँ देखने को मिला? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें फेमस है। कालगुरली, कुलगाडी इसे स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि सोना की खाने से भरी पड़ी। क्या क्या नाम दिया हमने? कालगुरली या कलगुरली, ये याद रखने का काम आप कर सकते हो। अच्छा, अब कहा जा रहा कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, टीन के भी बड़े बड़े भंडार हैं। न्यू साउथ वेल्स में कोयले में, है ना, न्यू साउथ वेल्स में कोयले और पिलबरा में लौह अयस्क का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पिलबरा के वही आसपास में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ब्रोकन हिल, माउंट ईसा लैंड वो जिंक के लिए प्रसिद्ध है। लेड मतलब सीसा और जिंक के लिए प्रसिद्ध है, ब्रोकन हिल और माउंट। एलिस स्प्रिंग में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। संसार में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ केप यार्क प्रायद्वीप का वाइपा क्षेत्र, यहाँ केप यार्क प्रायद्वीप का वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा निक्षेप स्थित है। यह यूरेनियम, लौह अयस्क, टीन, मैग्नीज का भारी मात्रा में निर्यात करता है। इस देश में अधिकतर उद्योग विक्टोरिया एवं न्यू साउथ वेल्स राज्यों में है। तो याद रखने का काम करोगे, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिला। यहाँ के मूल निवासी एबोरिजिनल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? एबोरिजिनल। तो एबोरिजिनल क्या है? यहाँ के मूल निवासी। देश के भीतरी भागों में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। भीतरी भागों में शुष्कता के कारण अत्यल्प जनसंख्या मिलती है, बहुत कम जनसंख्या मिलती है। किसके कारण? शुष्कता के कारण। घनी जनसंख्या के क्षेत्र पूर्वी तटीय, निम्न भूमि और दक्षिणी पूर्व भाग है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी तटीय में, है ना, पूर्वी तटीय निम्न भूमि वाले क्षेत्र में, दक्षिण
पूर्व भाग में जहाँ उद्योग विकसित है, और दक्षिण पूर्वी भाग में अभी हमने क्या दिखा, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया का जगह हमने बताया कि नहीं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ दिखेंगे। तथा जलवायु शीतल एवं स्वास्थ्यकर है। तो देखिए मेन बात है, सब पे डिपेंड करता है। जनसंख्या ज़्यादा है, क्यों है, उद्योग है, जलवायु उसके हित में है, स्वास्थ्य भी अच्छे रहते हैं, उसके खाने पीने के लिए अनाज वाले क्षेत्र भी है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या ज़्यादा दिखेंगी। कृषि प्रधान देश होते हुए भी 60% जनसंख्या केवल 8 नगरों में रहते। कितने नगरों में? जो इस देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियां है। क्या है भैया? तो न्यू कैसल है ना, न्यू कैसल। आप देखोगे ये सब राजधानी का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखोगे सिडनी, क्या है, सिडनी, मेलबोर्न, क्या है जी, हाँ सिडनी, मेलबोर्न या मेलबर्न, तो ये सब क्या, सिडनी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, मेलबर्न विक्टोरिया की राजधानी है। उसी तरह से सारे राजधानी की बात मैं बात कर रहा हूँ। एडिलेड, पर्थ आदि प्रमुख नगर भी हैं और पोर्ट पत्तन भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और वो ये है कहाँ, तो न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिलता है। कहा जा रहा है परंतु सबसे बड़ा नगर सिडनी है। तो राजधानी कौन? कैनबरा। राजधानी कौन? राजधानी कौन? कैनबरा। रिपीट करें, कमेंट करें। और सबसे बड़ा नगर सिडनी, जो कि दोनों न्यू साउथ वेल्स में है। आसपास आप लोगों को दिख रहा है। सिडनी का पोत्राशय पर्ल हार्बर विश्वविख्यात पतन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा। ऑस्ट्रेलिया में यातायात का मुख्य साधन रेलमार्ग है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र पार महाद्वीपीय रेलमार्ग 4000 किलोमीटर लंबा है, जो सिडनी से पर्थ तक देखने को मिलती है। लंबाई तो आपने देखा 4000 किलोमीटर। इसके सभी राजधानी नगर प्रमुख खंड केंद्र रेल मार्ग और सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। मतलब इसको इस तरह से लिया गया है कि जितने भी इलाके इसके उद्योग वाले हैं, नगर वाले हैं, खनन वाले हैं, सबको जोड़ दिया गया है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ महामार्ग क्या है? प्रमुख सड़क है ऑस्ट्रेलिया की। आप देखोगे 25 से 29 सितंबर 2017 के बीच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में 68वें अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल सम्मेलन 2017 आयोजित हुआ, और वर्ष 2019 में यह सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में आयोजित हुआ। तो याद रखिए 2017 के बीच क्या था, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड जो 68वां अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल सम्मेलन हुआ था, आयोजित हुआ था, वो 2019 में कहाँ हुआ? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में हुआ। इस तरह से आप देखोगे हमने सारी बातें ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बता दी हैं, लेकिन मैंने कहा था ओशिनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड और भी कई आइलैंड होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बने रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।